हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी ऑफ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपसे वादा किया था कि जो हम आपको मॉडल पेपर स्टडी लेकर आएंगे बेटा, वो सारा का सारा आपको पढ़ाने वाले हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। कोई दिक्कत हो, कहीं से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, सो प्लीज यार आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करेंगे। और आज हम लोग बेटा सॉल्व करने वाले हैं पूरा पूरा जीव विज्ञान का एकदम आने वाला फंसने वाला बेटा मॉडल पेपर। जी हाँ, यहाँ से प्रश्न भर भर के आएंगे, तो प्लीज आप इसे तैयार कर लेना। बोर्ड परीक्षा 2027 का बेटा क्या है, ये अपना मॉडल पेपर है। और आपको पता होना चाहिए मैंने वही यहाँ पे प्रश्नों को डाला है जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एकदम सर आने वाला है तगड़ा वाला सर प्रश्न। सर 70 नंबर का पेपर होगा, पास होने के लिए 23 नंबर ही चाहिए भाई। कितना चाहिए? मात्र मात्र 23 नंबर ही चाहिए। परेशान मत हो रहा, ये 23 नंबर मिल जाएगा। ये अपना पेपर कोड होता है, यहाँ पे अनुक्रमांक नाम लिखना होता है बेटा। समय 3 घंटे 15 मिनट का ही मिलेगा भाई, उससे ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। आपको पता होना चाहिए सभी को बेटा 3 घंटे 15 मिनट का ही समय मिलेगा। लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस 3 घंटे 15 मिनट में कैसे निर्णायक मुकाबला जीत सकते हैं कि नहीं। और प्रारंभ के 15 मिनट मिलने वाले हैं आपको, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे बेटा, निर्धारित रहेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और आप अपने उत्तर की पुष्टि जो है नामांकित रेखा चित्रों के द्वारा आपको देना रहेगा। प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, मतलब ये 1 नंबर का है या 2 नंबर का है, जितने नंबर का है वो सारा प्रश्न आपको दिया रहेगा। इसका पीडीएफ बेटा आपको मिल जाएगा एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, सो प्लीज जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। सबसे पहले बेटा देखते हैं हम लोग बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 4 ठो आएंगे। कितने आएंगे? केवल 4 प्रश्न आएंगे। यहाँ पे है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला का प्रश्न बेटा, किन में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? देखिएगा, हमारा सेब भी क्या होता है? आभासी फल। स्ट्रॉबेरी भी क्या होता है बेटा? आभासी फल होता है। और हमारा यहाँ पे आम भी क्या होता है? हमारा आभासी फल होता है। क्या होता है? आभासी फल होता है। लेकिन अखरोट जो है आभासी फल नहीं होता। अखरोट जो है आभासी फल बेटा नहीं होता है, यह आप लोग याद रखिएगा। चलेगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूटक है सर, क्या है हमारा? एयूजीन, यानी कि एडेनिन यूरेसिल और ग्वानिन। क्लियर है ना? यानी कि एयूजी कुड़ान प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभक कुड़ान होता है और यह मियो मेथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है और प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत करता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न बेटा ग वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण यानी जैव अपघटित क्या है? प्रदूषक होता है। तो जो वाहित मल होता है बेटा, ये हमारा जैव निम्नीकरणी एक जैव विघटित प्रदूषक होता है। अच्छा, होता क्या है ध्यान देना, वाहित मल जैव निम्नीकरणी प्रदूषक है जिसे सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित किया जा सकता है। लेकिन वहीं पे प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस और ई कचरा जो है जैव निम्नीकरणी नहीं है, जो कि जैव उसको विघटित नहीं कर पाएंगे। अगला यहाँ पर बेटा क्या है प्रश्न, कि घड़िवाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल भैया आग बंद करके लखनऊ है, बस वही लगा देना। कहाँ है सर जी? घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल लखनऊ में स्थित है। यहाँ पे ये गलत है, ये प्रयागराज नहीं होगा, ये क्या होगा? लखनऊ होगा। क्या होगा? लखनऊ होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है बेटा, क्या है? निश्चित उत्तरी प्रश्न है, यानी कि एक एक नंबर वाले हैं। क्या बोल रहा है? टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका कार्य क्या है? तो बेटा जो टेपिटम होता है पुष्प के परागकोश यानी कि एंथर में, एंथर की भित्ति में स्थित एक परत कोशिका परत होती है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का बेटा अध्ययन किया था? तो ध्यान देना, 7 विपरीत जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। कितना बेटा? 7 विपरीत जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो मेंडल ने मटर के पौधे की कुल 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का क्या किया था? अध्ययन किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे, किस पैथोजन कारण हाथी पाँव यानी कि एलिफेंटिएसिस रोग होता है? और यह पैथोजन किस संघ का या किस संघ से क्या होता है बेटा? संबंधित होता है। तो जो पैथोजन होता है जो हाथी पाँव, ये हमारा एलिफेंटिएसिस रोग फाइलेरिया क्रीमी के कारण होता है, ठीक है ना। और इसका संघ क्या है? तो यह जो होता है पैथोजन नेमाटोडा संघ से क्या होता है? संबंधित होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न बेटा क्या है? आरडीएनए में आर हमारा क्या होता है? तो आर का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट। आर का मतलब क्या होता है बेटा? रिकॉम्बिनेंट होता है, ये आप लोग याद रखना। यानी कि आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट दो दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए के टुकड़े को जोड़कर बनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे बेटा क्या है?
निकेत, क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे? निकेत क्या होता है, ठीक है ना? क्या बोल रहा है यहाँ पे? निकेत, देखिएगा, निकेत यानी कि निश्च को परिभाषित कीजिए, या निकेत किसे कहते हैं? तो ये निश्च क्या होता है, निकेत क्या होता है? तो निकेत किसी जीव की वह विशिष्ट भूमिका या कार्य होता है जो वह अपने पर्यावरण में क्या करता है, निभाता या फिर बेटा रहता है। और इसमें जीव की आवास स्थिति, आहार, प्रजनन और अन्य जैविक गतिविधियां क्या होती हैं, शामिल होती हैं। और निकेत जो होता है यह जीव और उसके पर्यावरण के बीच एक अंतर संबंध दर्शाता है। क्लियर है? अगला बेटा यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न है। अति लघुत्तरी में तीसरे का क प्रश्न है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आईवीएफ, इन विट्रो फैलोपियन ट्रांसफर, और गिफ्ट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर का पूरा नाम लिखिए। तो आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और गिफ्ट का गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगला है असंग जनन पर एक टिप्पणी लिखिए, 2 नंबर का, मैंने पढ़ाया भी है। तो असंग जनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें बिना निषेचन के ही नए जीव का क्या होता है बेटा, विकास होता है। और यह प्रक्रिया पौधों में अधिक सामान्य है, लेकिन कुछ जानवरों में भी देखी जाती है, जैसे कि आप देखेंगे बेटा गधे में। अगला यहाँ पे प्रश्न है, टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप सीधा बता दीजिएगा सर, जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, एक एक्स गुणसूत्र की क्या होती, कमी होती है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 होती है, यानी कि एक गुणसूत्र की क्या होती है, वृद्धि होती है, मतलब ज्यादा होता है। अगला यहाँ पे है, एल्कोहल दुरुपयोग से क्या कुप्रभाव, मतलब अगर एल्कोहल का आप यूज कर रहे हैं उसके क्या क्या कुप्रभाव हैं? पहली बात, आप नाली में गिर जाएंगे, है कि नहीं? दूसरा, पड़ोसी आपको लतियाएगा। और तीसरा, हर एक इंसान क्या देगा बेटा, आपको गाली देगा। तो इसके कहीं ना कहीं लाभ हैं। क्या लाभ है बेटा? शराब पीने के, और इज्जत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये बेटा क्या है, कुप्रभाव है। तो शारीरिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, जैसे लीवर की क्षति हो जाना, लीवर मतलब जो गुर्दा है बेटा खराब हो जाएगा, हृदय रोग होना, हार्ट अटैक के मरीज हो जाएंगे, तंत्रिका तंत्र को नुकसान होना, और मानसिक स्वास्थ्य समस्या जैसे अवसाद हो जाना, चिंता और व्यक्तित्व में परिवर्तन होना, और सामाजिक समस्याएं भी आती है, जैसे पारिवारिक विवाद और कार्यस्थल की समस्याएं इत्यादि पैदा होती हैं। अगला यहाँ पे बेटा प्रश्न है, क्या है, जैव विविधता हॉट स्पॉट से क्या समझते हैं? तो यह पृथ्वी के वे क्षेत्र हैं जहां जैव विविधता अत्यधिक समृद्ध होती है, लेकिन ये क्षेत्र मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे में है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे और जीवों की प्रजातियां विशिष्ट और क्या होती है बेटा, दुर्लभ होती है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्या बेटा, लघु उत्तरीय प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है आपके 3-3 नंबर के प्रश्न है, क्या बेटा, 3-3 नंबर के प्रश्न है। और सच में बहुत ही अच्छे लेवल के क्या है प्रश्न है। क्या है यहाँ पे, परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए बेटा। परागण के प्रकार यानी कि जो हमारे परागण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मतलब पॉलिनेशन की बात कर रहा है। ये पॉलिनेशन सर होता क्या है भाई? सबसे पहले ये जानिए ना, आपको पता होना चाहिए, जो हमारे परागकण होते हैं वो किसी न किसी माध्यम के द्वारा या स्वतः ही वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और इस क्रिया को बेटा पॉलिनेशन कहते हैं। अगर ये स्वयं के द्वारा होगा तो बेटा स्व पॉलिनेशन, अगर मतलब स्वपरागण, अगर ये किसी माध्यम के द्वारा हो रहा है तो उसे पर परागण बोला जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा ना, समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये बेटा दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण बेटा और पर परागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, और क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागण क्या होता है, जब एक फूल के परागकण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण, जब एक फूल के परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। और इसके बाहरी माध्यमों जैसे हवा, पानी और कीड़ों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न बेटा यहाँ पे क्या है, प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मतलब प्लेसेंटा क्या होता है बताना है। तो प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भाशय के दौरान विकसित होता है, और यह माँ और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान में मदद करता है। प्लेसेंटा हार्मोन भी उत्पन्न करता है जो गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब विभेद बताना है। तो बेटा अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, ध्यान देना, यानी कि इनकम्प्लीटेड डोमिनेंस। जब विषम युग्मजी स्थिति में दो एलील एक दूसरे के पूरी तरह से प्रभावी नहीं होते तो इसे क्या कहते हैं बेटा, तो इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है, अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। और इसमें मध्यवर्ती के लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए गुलाबी फूल वाले पौधों में जो होता है अपूर्ण प्रभाविता होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
उसके बाद है बेटा यहाँ पे सप्रभाविता। ये सप्रभाविता क्या है? तो जब विषम युग्मज स्थिति में दोनों एलील समान रूप से व्यक्त होते हैं तो दोनों लक्षणों को एक साथ देखा जाता है। उदाहरण के लिए एबीओ रुधिर में। अगला प्रश्न है जैविकता का महत्व लिखिए। मतलब जैविकता हॉटस्पॉट क्या है? अच्छा, जैविकता का मतलब क्या होता है? तो हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं वो विभिन्न प्रकार से दिखाई देते हैं, उसे बेटा क्या कहते हैं? जैव विविधता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। ठीक ना? तो यहाँ आप क्या लिखेंगे कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न रूपों का संरक्षण है और यह पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। जैव विविधता का महत्व निम्नलिखित है। पहला है पर्यावरणीय संतुलन के लिए, यानी जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र के उचित कार्य को बनाए रखने के लिए मदद करता है, जैसे कि जलवायु नियंत्रण, मिट्टी की उपजाऊ एवं जलवायु परिवर्तन को रोकना। दूसरा आर्थिक योगदान, जैसे कृषि उद्योग और औद्योगिक उद्योगों के लिए जैविक संसाधन आवश्यक होते हैं। और जो तीसरा होता है बेटा सांस्कृतिक एवं आस्थात्मक महत्व, यानी विभिन्न जातियों और समुदायों के जीवन शैली और आस्थाएं जैविकता से क्या होती है? जुड़ी होती हैं। अगला बेटा यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। क्या है? जैविकता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी विधियां हैं? पहला है बेटा स्वस्थानी विधि है और दूसरा है वाह्य स्थान विधि है। स्वस्थानी क्या मतलब होता है कि यह प्राकृतिक आवासों में प्रजातियों का संरक्षण है, जैसे कि उद्यान और अन्य जीव अभ्यारण्य। और वाह्य स्थानीय संरक्षण मतलब कि यह प्राकृतिक आवासों के बाहर प्रजातियों का संरक्षण है, जैसे कि वनस्पतिक उद्यान और चिड़ियाघर। मतलब बाहर से उठा करके हम लोग जाकर जब किसी चीज को संरक्षित करते हैं उसे वाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। अगला बेटा प्रश्न है यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा तथा मानव इंसुलिन परिवर्धन मतलब निर्माण में योगदान की चर्चा कीजिए। तो बड़ा ये वैक्सीन उत्पादन में हम लोग कैसे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से डीएनए तकनीकी का उपयोग करके सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन तैयार की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। और जैव प्रौद्योगिकी का हम लोग जीन चिकित्सा के रूप में कैसे उपयोग करते हैं? तो जो अनुवांशिक रोगों के इलाज के लिए दोषपूर्ण जिनको सही जिन से बदल देना, जिन चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्किड, यानी कि स्किड का पूरा नाम क्या होता है बेटा? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी का इलाज करने में, जिसको आप लोग एड्स के नाम से जानते होंगे ना, बस वही इसी प्रकार का रोग होता है। उसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम लोग करते हैं मानव इंसुलिन के निर्माण में, यानी जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीवाणुओं में मानव इंसुलिन जीन डालकर इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, मतलब इंसुलिन को बनाया जाता है। अगला यहाँ पे बेटा अगला वाला प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए और इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार का आपको उल्लेख करना है। 3 नंबर का प्रश्न है। चलिए हम लोग देख लेते हैं विभिन्न प्रजातियां कौन कौन से है। पहला है स्मोडियम फॉल्सिपेरम। इससे जो होता है वो घातक प्रकार की मलेरिया होती है, मतलब मृत्यु हो जाती है जिसको होगा। उसके बाद है प्लाज्मोडियम विवैक्स, यानी ये जो मलेरिया होती है ये हमारा सौम्य तृतीयक मलेरिया होती है, मतलब कि उतना नहीं जितना हमारा ये स्मोडियम फॉल्सिपेरम से होता है। उसके बाद है प्लाज्मोडियम मलेरिया जो कि चौथाई मलेरिया होता है। और हमारा अगला है प्लाज्मोडियम ओवेल, यानी कि ओवेल मलेरिया इससे होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है मानव में एबियो रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन कीजिए कि मानव में एबियो रुधिर वर्ग की वंशागति कैसे होती है। चलिए देखते हैं। मानव में एबियो रक्त समूह 3 एलील आई ए, आई बी, आई द्वारा निर्धारित किया जाता है। आई ए और आई बी सप्रभावी होते हैं जबकि आई अप्रभावी होता है। विभिन्न जीनोटाइप 4 रक्त समूह ए, बी, ए बी और ओ को जन्म देते हैं। हाँ, एबीओ रक्त समूह प्रणाली में 3 प्रकार के एलील होते हैं, यानी कि आई ए, आई बी और आई। देखिएगा जब हमारा आई ए और आई बी और आई बनता है तो हमारा ए बी और ए बी और आई हमारा ओ रक्त समूह बनाता है। वहीं पे जब आई ए और आई बी एल सब प्रभावी होते हैं, आई एल क्या होता है? रिसीवी होता है। और वहीं पे रक्त समूह बी के लिए जीनोटाइप आई बी या आई बी स्मॉल आई हो सकता है। और रक्त समूह ए बी के लिए जीनोटाइप आई ए आई बी होता है और रक्त समूह ओ के लिए केवल आई होता है। ठीक है ना? इसका हम अलग से टाइप आपको बताएंगे टॉपिक तो समझा देंगे। अगला यहाँ पे बेटा टिप्पणी करने वाला प्रश्न है कि भ्रूण कोष क्या होता है? मतलब कई सारे हैं, पहला पहला करेंगे कि भ्रूण कोष पर टिप्पणी कीजिए, आपको मिल जाएगा 1.5 नंबर। अच्छा, ये आपका कुल 4 नंबर का रहेगा, तो 1.5 इधर 1.5 उधर।
देखते हैं भ्रूण कोश क्या होता है सर जी। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो भ्रूण कोश फूल के अंडाशय में स्थित एक संरचना होती है जो मादा युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी संरचना की बात करें तो यह आमतौर पर 7 कोशिकाओं और 8 न्यूक्लियस से बना होता है। क्या हमारा बेटा? भ्रूण कोश। इसमें एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं, 3 प्रतिव्यासी कोशिकाएं और 1 केंद्रीय कोशिका होती है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य अंड कोशिका निषेचन के बाद ह्यूमरस बनाती है, वहीं पर केंद्रीय कोशिका दोहरी निषेचन के बाद एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। अगला बेटा विपुंसन है। विपुंसन पर टिप्पणी करना है। विपुंसन क्या होता है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूल के परागकोशों को कलिका अवस्था में ही हटा दिया जाता है ताकि स्वपरागण को रोका जा सके, और यह आमतौर पर संकरण, भाई भाई भाई, संकरण, हाँ चला गया भाई, ये क्या है भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए है। हाँ यहाँ पे है, संकरण प्रयोगों में किया जा सके। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे बेटा ख वाला, कि मानव में भ्रूणी परिवर्धन से क्या अभिप्राय है। और जो मानव होता है उसमें जो भ्रूण का विकास होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे मानव में भ्रूणी परिवर्धन से तात्पर्य गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास और वृद्धि से की प्रक्रिया से है। इसमें निषेचन से लेकर जन्म तक सभी चरण शामिल होते हैं जिनमें अंगों का निर्माण और शारीरिक कार्यों का विकास होता है। बस अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीकल सेल एनीमिया यानी कि दात्र कोशिका अरक्तता पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी, संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट में लिखना, ये बात ध्यान देना कि सीकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार होता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य गोल आकार के बजाय अर्धचंद्राकार या सीकल आकार की हो जाती है। यह असामान्य आकार ऑक्सीजन ले जाने और उनकी क्षमता को कम करने देता है और रक्त वाहिकाओं में रुकावट पैदा कर सकता है जिससे दर्द, एनीमिया या अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न बेटा यहाँ पे, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जब भी आपका ये आएगा बायोगैस वाला तो सबसे पहले चित्र बना देना। आपका अगर 3 नंबर का सवाल है, पहली बात बेटा 1.5 नंबर तो आपको तुरंत फिगर में बन जाएगा। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये सूक्ष्म जीव ही जैविक पदार्थों को ऐसे रासायनिक परिवर्तनों से गुजरने में मदद करते हैं जिनसे बायोगैस उत्पन्न होती है। बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन यानी CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और अन्य गैसों का मिश्रण होता है और इसका उत्पादन जैविक पदार्थों के अपघटन के दौरान होता है। और यहाँ पे ये बायोगैस का आपको बेटा फिगर लगा देना है और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। सूक्ष्म जीव द्वारा यह अपघटन 3 चरणों में पूर्ण होता है। सबसे पहला चरण होता है बेटा हाइड्रोलिसिस। इसमें पहले चरण में सूक्ष्म जीव जटिल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे जैविक पदार्थों को छोटे अणु में तोड़ते हैं जैसे कि शर्करा, अमीनो अम्ल और फैटिक एसिड, और यह प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों द्वारा विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से होती है। दूसरा है एसिडोजेनेसिस। इस चरण में हाइड्रोलाइट्स पदार्थों का अपघटन करके एसिड या अन्य यौगिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में एसिडोजेनेटिक बैक्टीरिया जैसे कि क्लोस्टोरिया बैक्टीरियसिस प्रमुख होते हैं और ये बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों को अल्कोहल, एसिड और अन्य अणुओं में परिवर्तित करता है। और जो तीसरा इसमें प्रोसेस होता है बेटा उसको बोलते हैं मिथेनोजेनेसिस। और इस अंतिम चरण में सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से मिथेनोजेनिक आर्किया जैसे कि मैथेनो बैक्टीरियम और मैथेनोसैरिना इन एसिडों और अन्य यौगिकों को अपघटित कर मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। और मेथेनेजेनिक आर्किया बहुत विशिष्ट होते हैं और ये केवल उन स्थितियों में काम करते हैं जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है यानी कि एनारोबिक वातावरण, यानी जहां ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। उसके बाद बेटा विस्तृत 5 नंबर वाला है, क्या यहाँ पे मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। जब आपका ये आ जाए तो आंख बंद करके सबसे पहले बेटा आप फिगर ड्रा करना। जैसे ही फिगर बनाएंगे नंबर तुरंत आपको मिलेगा, ये बात आप याद रखें। तो मानव मादा प्रजनन में प्रणाली में अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा और यौन क्या होती है शामिल होती है। ये आप बेटा फिगर ड्रा कर देना। उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे अंडाशय के बारे में, ये फैलोपियन नलिका होती है और इसी फैलोपियन नलिका में शुक्राणु और अंडाणु आपस में निषेचन की क्रिया करते हैं। और ये गर्भाशय होता है और ये अपना बर्थनाल है, ये सर्विक्स है, बस इतनी है। और ये फिबरी होती है जैसे कि अपने उंगलियों की तरह होती है। ठीक, तो एक-एक करके देख लेते हैं। अंडाशय ये प्राथमिक जनन अंग होते हैं जो अंडाणु, ओवा और मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करते हैं। फिर होती है फैलोपियन ट्यूब, तो ये अंडाशय को गर्भाशय से जुड़ने वाली नलिका होती है और निषेचन आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु यही मिलते हैं।
उसके बाद बेटा गर्भाशय, तो यह पेशी अंग होते हैं जहाँ निषेचन अंडा प्रत्यारोपित होता है और भ्रूण विकसित होता है। उसके बाद है गर्भाशय ग्रीवा, तो यह गर्भाशय का निचला हिस्सा होता है जो योनि में खुलता है। और उसके बाद है यहाँ पे विजाइना, तो यह एक पेशी नलिका होता है जो गर्भाशय गिरवा के बाहरी जनन अंगों को जोड़ती है। अगर ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं बेटा कि पुष्टि पादपों में निषेचन पश्च घटनाओं की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का सवाल है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो देखते हैं जब हमारा पादप में निषेचन होता है तो उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक से संलयन से युग्मनज बनता है। फिर युग्मनज बनने के बाद भ्रूण का विकास होता है, यानी कि युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। और भ्रूण में प्राथमिक जड़, प्राथमिक तना और बीज बीज पत्र क्या होते हैं, विकसित होते हैं। उसके बाद जब हमारा ये विकसित हो जाते हैं, फिर इंडोस्पर्म का निर्माण होता है, यानी दोहरा निषेचन होता है। और दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका से संलित होकर एंडोस्पर्म बनाता है और एंडोस्पर्म भ्रूण के विकास के लिए पोषण प्रदान करता है। उसके बाद हमारा बीज का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर अंडाशय बीज में परिवर्तित हो जाता है और बीज में भ्रूण, एंडोस्पर्म और बीज आवरण होते हैं। उसके बाद जब बीज बनने के बाद यही बीज बाद में फल बन जाता है, यानी कि अंडाशय की दीवार फल में परिवर्तित हो जाती है और फल बीजों के प्रसार में मदद करता है। और फिर यहाँ पे कुछ आपकी बेटा दीर्घ प्रश्न है, इन प्रश्नों को ऑब्जर्व कीजिए और खुद से भी सॉल्व कर लेना। क्या है, मंसागति गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये नहीं आ रहा था तो हम ये कर सकते हैं, औद्योगिक उत्पादों में संश्लेषण के सूक्ष्मजीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। आरडीएनए तकनीकी का एक निबंध लिखिए, तकनीकी पर निबंध लिखिए। ये नहीं आ रहा था तो हम ये कर सकते हैं, समष्टि को परिभाषित कीजिए और इनका विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं में वर्णन कीजिए। तो ये आपके बेटा बोर्ड में डायरेक्ट छपने वाले मॉडल पेपर हैं जो हम आपको दे रहे हैं और यहाँ से भर भर के प्रश्न आते हैं। इसलिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, प्लीज आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिए, घोल के पी लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये बेटा आपको रटा होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या हो तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, हम आपके साथ हैं, परेशान मत होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।